आपके सामने दूसरी D&R की स्क्रीन शेयर हुई है। कोई जवाब दे सकता है? यस प्लीज। यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख पा रही है आपको दूसरा D&R का? दिख रहा है सर। वेरी गुड, चलिए ठीक है सर, हम लोग स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। आप अपना बीच बीच में अपना पानी वगैरह जरूर ले लें, पास में होगा। आप अपने आप को ऐसा ना सोचें कि हम लोग बहुत ज्यादा सीवियर उसमें कर रहे हैं, बिकॉज टाइम मेंटेन करना है। नहीं तो इंडियन रेलवेज के ये 2 टॉपिक इतने बड़े टॉपिक है कि इन पे घंटों डिस्कशन होता रहे तो भी कम पड़ता है। फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको पूरा में जब आपका 1 बजेगा 1:15 तक का आपने मुझे इस तरह के आपका साथ रहेगा, लेकिन जब भी 1:15 तक मैं इसको फिनिश करूंगा पॉजिटिवली। और ऐसा नहीं कि कुछ छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, ये भी आप नहीं सोचिए। और छूटेगा तो भी मैंने आपको एक्सेस दिया है। यू ईच एंड एवरी वन इज वेलकम। ओके, देखिए हम आगे बढ़ते हैं। द रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968, जिसको व्यवहारिक रूप में DAR, लोग एंड शब्द का बोलते नहीं, बोलने में आता नहीं है, कोई नहीं बोलेगा D&AR, लेकिन DAR के रूप में इसे बहुत व्यवहारिक रूप में जाना जाता है। अभी हमने लास्ट टॉपिक को देखा, द रेलवे सर्विसेज, यहां सर्वेंट्स है, वहां द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1966। ध्यान दीजिए ये 1968 है। केवल 2 साल में क्या जरूरत पड़ गई कि हमें 2 साल में भारतीय रेलवे को इन नियमों को 2 साल में बनाना पड़ा। देखिए हमने वहां इस बात के लिए डिस्कस किया है कि हम कोई भी संस्थान को चलाने के लिए इतने विशाल संगठन, जिसमें लगभग 13 लाख के आसपास रेल सेवक, करीब 18 जोन्स, 69 डिविजन्स, वर्कशॉप्स, कई लोग, परिवार, सभी परिवार जुड़े हुए रहते हैं। इसको चलाने के लिए कुछ रूल्स की, कुछ ड्यूटीज की आवश्यकता रहती है। वो ड्यूटीज 1966 में फ्रेम कर दी गई। लेकिन देखिए मानव स्वभाव है, होता है हम जानकर भी कई बार गलती कर बैठते हैं। गलतियां सामान्य तौर पे 2 प्रकार से होती है। एक तो व्यक्ति जानबूझकर करता है और दूसरा अनजाने में हो जाती है। तो जानबूझकर की गई गलतियों के लिए तो कोई ना कोई चेतावनी या कोई ना कोई उस पे पेनल्टी या सजा दी जानी पड़ती है। और अनजाने में की गई गलती के लिए चेताना तो पड़ता है ना, नहीं तो उसे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं ये गलती कर रहा हूं। तो कोई ना कोई एक प्रोसीजर तो होना चाहिए जिससे हम उसको बताएं। तो ध्यान दीजिए, इसको आप पढ़िए थोड़ा सा। यहाँ इंग्लिश भी है आपके पास, हिंदी भी है। आप देखिए कितने, मैं इसके लिए मेरा चूंकि फेवरेट सब्जेक्ट है कंडक्ट रूल एंड D&R, इसलिए मैं इसके लिए हमेशा अपडेट करता रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ। और ऐसे बाइलिंगुअल मैंने खुद ने जब भी समय मिला निकाल के आपको दोनों भाषा में तैयार किए। और इसमें मैंने अपना व्यवहारिक पुट डाला है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी पर कोई क्वेश्चन ना उठाए, इसके लिए आपको पूरी तरह से रेलवे की भाषा का भी उपयोग किया है। व्यवहारिक रूप में हम जब भी, इसीलिए किसी प्रकार का ये टीचिंग या किसी प्रकार का लेक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत सारी किताबें चाहे तो आप नोट्स पढ़कर हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? लेक्चर्स में बहुत सारी व्यवहारिक चीजें जो कि हम व्यवहारिकता के साथ एक दूसरे की डिस्कशन में समझ सकते हैं। तो हम ये बताएंगे कि हम मानव हैं, मानव से कोई गलती जानबूझकर भी होती है, अनजाने में भी होती है। तो देखिए इसका हिंदी में पढ़िए, बायलिंगुअल बनाया, जिसको जो कंफर्टेबल लगे। बोलने में मैं थोड़ा सा यहाँ फास्ट बोल दूंगा इंग्लिश में, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा हिंदी को भी यहाँ पढ़ लें, जैसा लगेगा। अनुशासन अपील नियम, आरोपी कर्मचारी, एक कर्मचारी CO के रूप में चार्ज ऑफिशियल, जब भी आप लोग करते होंगे उसको CO कहते हैं, चार्ज ऑफिशियल, हिंदी में आरोप के विरुद्ध उसके द्वारा की गई अनुशासनहीनता। अब अनुशासनहीनता किसको कहते हैं? इनडिसिप्लिन क्या होता है? जो अभी हमने पहले पढ़ा, ध्यान दीजिए, रेल सेवा आचरण नियम, रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल, और प्रचलित नीति नियम। और प्रचलित का क्या मतलब होता है? जो जैसे आपका SNT मैनुअल है, जो आपकी ड्यूटीज है, जो आपके टेक्नीशियन की ड्यूटीज है। एक तो कंडक्ट रूल जो कॉमन ड्यूटीज है जो अभी हमने पढ़ी, और एक जो हमारे मैनुअल में जो हमारी ऑफिशियल्स ड्यूटी, वो भी हमारी ऑफिशियल्स है। लेकिन नीति नियम, प्रचलित का मतलब होता है जिससे हमें अपना डे टू डे का काम संपादित करना पड़े, वो हमारे एक्सटेंड रूल्स कहलाते हैं। उनके उल्लंघन पर 31, जैसे वहां हमने 26, कोई पूछता रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल में कितने नियम है? 26। कोई पूछेगा D&R में कितने नियम है? आपका आंसर होना चाहिए 31। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके 31 नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया है।
यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही किसी आरोपी कर्मचारी पर आरोप सिद्ध हो जाने के पश्चात कोई भी एक पेनल्टी दी जा सकती है। द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन और अपील रूल्स 1968 नोन एज D&R इज अ प्रोसेस, ध्यान दीजिए, इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट the charged official when he is prima facie found to be indulged in indiscipline and violation of service conduct rules and official rules and regulation in vogue only after ये ध्यान दीजिए, पहले तो यहाँ प्रोसेस है, डीआर क्या है, एक प्रक्रिया है, फिर कब हम पेनल्टी दे सकते हैं, only after completion of D&R procedure as laid down in its 31 rules any one of the penalties can be imposed upon a charged official। तो बहुत क्लियर है। किसी ने पूछा कंडक्ट रूल्स क्या है? कंडक्ट रूल्स रेलवे कर्मचारियों को अपने डे टू डे ड्यूटीज के दौरान और उसके परिवार को पालन करने के लिए बनाए गए नियम है। D&R क्या है? कंडक्ट रूल्स या डे टू डे हमारी ड्यूटीज के रूल्स के वायोलेशंस पे जो एक्शन ली जाती है, जो प्रोसेस अपनाया जाता है, वो D&R है। बहुत क्लियर है। कुछ लोग इसके अंतर को नहीं समझते, इसलिए बार बार इसको क्लियर करता हूं कि ये प्रोसेस है और वो रूल्स बने। अब आपका यहाँ नाम है, देखिए पेनल्टी दी जा सकती है। यहाँ पनिशमेंट, इंग्लिश में पनिशमेंट नहीं कहते, पेनल्टी वर्ड यूज किया जाता है हिंदी में साथ। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, उसके पहले आपको एक बार इस पे निगाह बताता हूं कि पेनल्टीज कौन सी होती है। देखिए, एक क्वेश्चन बनता है कि D&R में कितनी पेनल्टीज होती है, तो आंसर कितना होगा? 2 पेनल्टीज। अब आप बोलेंगे सर ये तो कभी सुना ही नहीं हमने आज तक। जी नहीं, देखिए बहुत टेक्निकल है। आजकल जो भी सीबीटी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस पे जरा भी हम स्लिप ऑफ दी स्टडी करते हैं, हमें मालूम है कि पेनल्टी 2 नहीं है, लेकिन अगर हम जवाब कुछ उसके आंसर के, उसके प्रश्न के अनुसार नहीं देंगे तो वो क्वेश्चन गलत होगा। देखिए प्रश्न ये आता है कि D&R में पेनल्टी कितने प्रकार की होती है। अगर ये क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी पेनल्टीज आर देयर इन D&R, सीधा सीधा तो प्रकार का मतलब होता है 2 टाइप्स, माइनर एंड मेजर। किसी ने पूछा D&R में कुल कितनी पेनल्टीज होती है, देन फिर हम यहाँ पर पूरा के पूरा जितनी भी हमारी पेनल्टीज होती है, 5 और 4 9 पेनल्टीज का हम लोग जी। कुछ लोग कहते हैं 11 पेनल्टीज होती है, नहीं, 11 आंसर बिल्कुल गलत है। देखिए IX 9 तक पेनल्टीज है जो D&R के प्रॉपर सर्कुलर में दी गई है। कोई व्यक्ति इसको 11, चूंकि 11 होती है, आगे 3 के 3 स्टेज में बटी हुई पेनल्टीज है। पेनल्टी नंबर 3 का 3 भाग है, 1 2 3, इसलिए लोग इसको 8 9 10 11 कहते हैं। लेकिन टेक्निकल जवाब इसका यही है, थ्योरेटिकल जवाब है कि D&R में पेनल्टी 2 प्रकार की होती है और कुल 9 पेनल्टीज होती है। 2 कौन सी? माइनर एंड मेजर, और 9 कौन सी? तो मैंने बताया था जब किसी प्रकार का कंडक्ट रूल का वायलेशन होता है तो प्रोसीजर के माध्यम से किसी भी रेल कर्मचारी कौन? चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी रेल सेवक है। अब आप कहेंगे क्या चेयरमैन रेलवे बोर्ड को भी ये पेनल्टी दी? जी हाँ, आंसर वुड बी यस। जो हम 9 पेनल्टीज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड तक पर भी अगर प्रूव होता है कोई, तो उन्हें भी अप्लाई होती है। कहने ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये स्पष्ट रहे कि रेल सेवक हर वह कर्मचारी जो लेवल 1 से लेकर लेवल 70 तक रेलवे की सेवा कर रहा है, रेलवे सर्विसेज में अपना दायित्व निभा रहा है, वो रेल सेवक है। और ये पेनल्टी सभी पे। कोई पूछता है क्या D&R ऑफिसर पे लागू होता है? ये भी एक क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में। जी हाँ, D&R रूल ऑफिसर्स पे लागू होता है। और किस पे लागू होता है? लेवल 17 तक के। इसका मतलब सभी पर D&R रूल लागू होता है। ऐसा कोई रेल सेवक या रेलवे का अधिकारी नहीं है, चाहे वो जनरल मैनेजर क्यों ना हो, क्योंकि जनरल मैनेजर तो लेवल 16 में आते हैं। तो कोई भी हो, सभी पे D&R रूल लागू होते हैं। तो बहुत शॉर्ट में पढ़ते हैं। आपको हमेशा आप देखते रहे पेनल्टी सेंश्योर बहुत छोटी है कि कोई ऐसा छोटा मोटा ऑफेंस से प्रूव हो जाता है कि भाई उसे एक पेनल्टी देना है तो सेंश्योर कर देते हैं। एक पेनल्टी किसी फॉर्म में देते हैं, प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, परिनिंदा कर देते हैं, उसको सेंश्योर कर देते हैं। अगर थोड़ा सा कुछ ज्यादा होता है तो लिख देते हैं 6 महीने तक इसको प्रमोशन ना दिया जाए, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर स्पेसिफाइड का मतलब होता है टाइम। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति लिख दे विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर अनलिमिटेड टाइम। रेलवेज में कोई अनलिमिटेड नहीं होता। अगर कोई लिख दे कि उसका प्रमोशन रोका गया है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए कि इसमें कोई ना कोई समय तो देना पड़ेगा। टेक्निकल बात है।
आप लोग या हम सब टेक्निकल कैटेगरीज के लोग हो सकते हैं आपके अंडर्स में भी। कई बार काम करते करते रेलवे इंस्ट्रूमेंट्स की कोई नुकसान हो जाता है, कोई भी चीज लॉस हो जाती है, तो किसी प्रकार का गवर्नमेंट को लॉस होता है, उस लॉस की भरपाई, जैसे मान लो उसका असेसमेंट किया कि 15,000 का ये था, तो 15,000 रुपए उससे किस्तों से वसूलने के लिए भी ऑर्डर दे सकता है। ये भी डीएनआर के तहत एक पेनल्टीज है, जिसको यहाँ पर पेनल्टी नंबर 3 कहा गया है। अब ये पेनल्टी नंबर 3 का ए है, जिसे लोग 4 भी कहते हैं, लेकिन हम तो 3A कहते हैं। इस पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि पेनल्टी 2 प्रकार की होती है, माइनर एंड मेजर, और टोटल 9 पेनल्टीज होती है। इसके अलावा आप लोगों के टेक्निकल कैटेगरी में इतना ज्यादा कोई अंदर नहीं जाता, ये पर्सनल डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा अंदर जाया जाता है। ओके, विद होल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर्स आर बोथ। अब कोई पूछता है कि उसके 10 साल के पास रोक दे या 20 साल के रोक दे, एंटायर लाइफ के रोक दे। नो नो नो, अभी मैंने बताया था, मेरा कर्सर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जहां मैंने हाईलाइट किया है, इसको कवर किया है, स्पेसिफाइड। एवरी पेनल्टी शुड बी स्पेसिफाइड। हर पेनल्टी बिल्कुल विशिष्ट होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए। भाई 3 साल के पास रोके जाते हैं, अब 3 साल के पास ऐसे नहीं लिखेगा। आप सभी सुपरवाइजर्स ध्यान दें कि कभी आपको अपने सबऑर्डिनेट को पेनल्टी देना है, आप भी अपने सबऑर्डिनेट को चार्जशीट दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन चूंकि वहां पेनल्टी शब्द आया था, इसलिए मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि पेनल्टीज ये होती हैं। तो प्रिविलेज पास आपको बताना पड़ेगा कि आपको 2 सेट पास रोके जाते हैं, या 3 सेट, या 2 सेट पीटीओ। ऐसा नहीं कि 2 साल के पास रोके जाते हैं। ऐसी पेनल्टी कोई देता है तो वो इनफ्रैक्शियस त्रुटिपूर्ण पेनल्टी होती है, जिसके लिए हमें ध्यान रखना है कि ऐसे ऑर्डर्स को चैलेंजेस किया जा सकता है, रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज द टाइम स्केल ऑफ पे वन स्टेज फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग। देखिए ये माइनर पेनल्टीज हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है जैसे आप लेवल 7 में काम कर रहे हैं और आपकी पे 62,000 है मान लीजिए, तो रिडक्शन टू अ लोअर है, 62,000 से निचला स्टेप क्या मान लो 60,000 है, 68,000 है, 59,000 है, जो भी है। 62,000 से 62 से 60 है या 59 है, और जो भी है उसकी स्टेज पे हम देख लेते हैं। तो 1 स्टेज नीचे ही किया जा सकता है माइनर में, और जो 3 साल से ज्यादा नहीं होगी। और विदाउट क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, विदाउट फ्यूचर इफेक्ट। इसका मतलब होता है 1 साल के लिए अगर एक लोअर ग्रेड नीचे किया है किसी एम्प्लॉय को, तो 1 साल के बाद वो स्टेज वापस उसको मिल जाएगी, लेकिन डीआर में किसी प्रकार का एरियर नहीं मिलता है। याद रखिए, डीएनआर में किसी प्रकार का एरियर नहीं मिलता है ये। और लास्ट में इंक्रीमेंट रोकना, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे फॉर स्पेसिफाइड। देखिए फिर वर्ड आ गया स्पेसिफाइड। ऐसा नहीं कि उसके 10 साल के इंक्रीमेंट रोक देते हैं, 20 साल के, ऐसा नहीं। सामान्यतया इसमें ऐसा कहा गया है, वेदर सच पीरियड और अगर 3 साल से ज्यादा इंक्रीमेंट रोकना है तो आपको उसकी इंक्वायरी करवानी पड़ेगी, और वो एक मेजर पेनल्टी की तरह हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इंक्रीमेंट भी रोकना है तो एक लिमिटेड टाइम के लिए रोकना है माइनर पेनल्टीज। इस तरह से देखिए नंबर देख रहे हैं 4, माइनर पेनल्टीज 4 हो गई, और इसी तरह से ये 5 पेनल्टीज है, 5 और 4 9 मेजर पेनल्टीज। वहां हमने कहा था रिडक्शन टू यहाँ ए शब्द लिखा था अंग्रेजी में, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज, ए का मतलब 1, और यहाँ लिखा रिडक्शन टू लोअर 1 2 3 4 5 10 कितना भी हो सकता है, लेवल 7 के बॉटम में ले जा सकते हैं। और विद फ्यूचर डायरेक्शन कि उसकी कितने साल के लिए होगा, उसकी एक्सपायरी पर क्या होगा, ये सब उसमें डायरेक्शन देना पड़ते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को जो पेनल्टी दे रहा है। अब यहां लिखा है रिडक्शन टू लोअर स्टेज, मतलब जिस टाइम स्केल जिस लेवल में काम कर रहे हैं उसी के लोअर में ले जाओ। यहां लिखा है रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल। देखिए स्टेज का मतलब जिसमें काम कर रहे हैं उसी में नीचे, और लोअर टाइम स्केल का मतलब लेवल 7 से लेवल 6, लेवल 5, लेवल 1। एक एसएससी को लेवल 1 में ले जाकर बैठा देंगे। अब आप पूछे कि सर ऐसा संभव है? 1 मिनट। जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई एसएससी लेवल 1 से प्रमोशन पाकर एसएससी बना है तो इसका नियम यह है कि किसी भी कर्मचारी को हम उतने नीचे तक रिवर्ट कर सकते हैं जिस ग्रेड पे में वो रेलवे में भर्ती हुआ था। मान लो कोई जेई में सीधे आता है तो उसको जेई से नीचे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो रेलवे में इंट्रोडक्शन ही उसका जेई से हुआ है, भर्ती ही रेलवे में जेई से हुआ है। इसलिए एक कर्मचारी को उसकी रिक्रूटमेंट ग्रेड के नीचे रिवर्ट नहीं किया जा सकता। ये हम लोग पर्सनल डिपार्टमेंट के लोग होने के नाते जब कोई भी डीएनआर अथॉरिटी इस काम को करती है रिडक्शन का, तो हम सर्विस शीट से चेक करके उस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को बताते हैं कि सर ये गलत हो रहा है। इसीलिए पर्सनल डिपार्टमेंट कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव, जैसे आपका एसएनटी है या कोई भी मैकेनिकल ट्रैफिक जो भी है, उनको इन नियमों की इतनी गहराई से जानकारी नहीं होती। इसलिए एचआर डिपार्टमेंट को आज की तारीख में पर्सनल को एचआर का नाम दे दिया गया है, और एचआर डिपार्टमेंट कर्मचारियों की कई वेलफेयर के लिए काम करता है।
अब देखिए नेक्स्ट है सीनियरिटी क्या होगी और उसको फ्यूचर में इंक्रीमेंट लगेंगे कि नहीं, ये सब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लिख कर देना पड़ेगा उसको रिवर्ट करते समय। अब आए कंपल्सरी रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। इस प्रकार की सेवानिवृत्ति की शासकीय कर्मचारी द्वारा 10 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा पूरी करने के पश्चात ही दी जा सकती है। मीन्स किसी भी कर्मचारी को अगर कंपल्सरी रिटायरमेंट करना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि उसकी 10 इयर्स की क्वालिफाइंग। अब मान लो सीनियर डीएसटी ने ऑर्डर दे दिए कि भाई इस फला फला जेई को कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया जाए, इसका ऑफेंस बहुत, उसने प्रोसीजर पूरा किया है, तो अब हम पर्सनल डिपार्टमेंट के पास जब फाइल आएगी तो हम देखेंगे कि भाई इसकी 10 इयर्स की सेवा क्या है, हुई कि नहीं। अब सेवा का मतलब ये नहीं, उसमें वर्ड जुड़ा है, ध्यान दीजिए, क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब होता है जिसमें अनऑथराइज एब्सेंट ना हो या ऐसी सर्विसेज ना हो जिसको पूरी तरह से क्वालिफाइंग नहीं माना गया। कहने का मतलब अनऑथराइज एब्सेंट्स हैं या ऐसी सर्विसेज जिसको क्वालिफाइंग नहीं माना गया है, तो ये हम पर्सनल डिपार्टमेंट का जो सर्विस क्लर्क है वो चेक करता है, फिर वापस पुटअप होती है फाइल, फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट, नहीं तो उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं दिया जाए। ये भी एक प्रश्न बनता है, किसी भी कर्मचारी को कंपल्सरी रिटायरमेंट की शास्ति या पेनल्टी कितने वर्ष की सेवा पे दी जा सकती है? 10 वर्ष की। ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल में कोई सेवा की आवश्यकता नहीं। मान लो 10 दिन हुए किसी कर्मचारी को अपॉइंट हुए, रेगुलर हुआ है वो, तो उसको रिमूव किया जा सकता है अगर इतना बड़ा उसका ऑफेंस हो, गुनाह हो। और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस विच शैल ऑर्डिनरी बी अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि रेल सेवा से बर्खास्त किया जाना जो किसी अन्य सरकारी रोजगार के लिए अयोग्यता होगी। कहने का मतलब जब किसी कर्मचारी को रिमूव कर देते हैं तो वो दूसरी गवर्नमेंट में ओपन एडवर्टीजमेंट से भर के नौकरी ले सकता है, लेकिन डिसमिस करने के बाद किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में वह नौकरी पा नहीं सकता। अब आप पूछेंगे सर सरकार को क्या मालूम चलेगा कि उसको डिसमिसल तो एक कागज पे दे दिया, उसने साइन कर दिया, चला गया घर अपने। नहीं, देखिए क्या होता है, आजकल आई पास का जमाना है, सरकार बहुत सारे, आप सभी सीनियर सुपरवाइजर इसकी गंभीरता को समझें। न्यू पेंशन स्कीम के कई एस्पेक्ट्स हैं, केवल इसमें पेंशन देना या नहीं देने पे हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें कई एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो सरकार ने पूरी तरह से कर्मचारियों को सुविधा भी दी है, तो सरकार ने कर्मचारियों को पूरी तरह से अपने पास रहने के लिए दायरा भी बना दिया है। आई पास एक ऐसा नंबर है, आप कहीं भी अपॉइंट होंगे अगर रिमूवल के डिसमिसल के बाद तो वो आई पास नंबर मांगा जाता है, या नहीं मांगा जाता तो लिंक्ड होता है अपने डेट ऑफ बर्थ से, अपने पान नंबर से। आप ध्यान दीजिए, किसी ने मुझसे पूछा सर आई पास नंबर हम बताएंगे ही नहीं तो क्या होगा? आई पास मतलब पीएफ नंबर जो न्यू पेंशनर्स को दिया जाता है। तो आप वो कहेगा नहीं, देखिए आप डेट ऑफ बर्थ तो बतानी पड़ेगी ना हमको, हमारा पैन नंबर तो अनिवार्य कर दिया आजकल, चाहे हम कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, बच्चों से भी पैन नंबर मांगा जा रहा है। तो पैन नंबर आई पास से सब लिंक्ड हैं, ऑटोमेटिकली वो पकड़ा जाता है कि इसके पहले एक कहाँ जॉब कर रहा था। तो नाउ इट इज वेरी क्लियर कि कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती। तो इस तरह से यह 9 प्रकार की शास्ति। और ध्यान दें, इन केस ऑफ कॉलिजन ऑफ रेलवे ट्रेन, वन ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन क्लास 8 और 9, मतलब रिमूवल और डिसमिसल। अगर ट्रेन की टक्कर हो जाए और दोष सिद्ध हो जाए, है ना, कोई ड्राइवर से मान लो डेंजर सिग्नल पार करके कॉलिजन हो गया, 2 ट्रेनें भिड़ गई और ऐसा प्रूव हो गया इंक्वायरी में, तो उसे रिमूवल या डिसमिसल में से एक तो पेनल्टी मिलना ही। अब आप लोग के उसमें जैसे इन केस ऑफ पासिंग रेलवे सिग्नल एंड डेंजर, मान लो आपका कोई टेक्नीशियन लाइन पे उसने सिग्नल को ठीक किया, है ना, मान लीजिए आपने टेक्नीशियन को सिग्नल रिपेयर के लिए कहा और सिग्नल डेंजर हो गया, तो एक पूरी इंक्वायरी होती है कि भाई इस डेंजर सिग्नल के लिए किसकी जिम्मेदारी है। तो ऐसा नहीं कि ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है, हमने कई केसेस ऐसे देखे जो सिग्नल मेंटेनर्स की भी जिम्मेदारी तय हुई कि डेंजर पासिंग का दोषी यह भी है। तो ऐसे उसमें क्या लिखा है, डेंजर सिग्नल पास करने का दोषी पाए जाने पर कर्मचारी को बड़ी शास्ति में से कोई भी एक सजा दी जाएगी। मतलब ये जो मेजर पेनल्टी है, जो 5 पेनल्टीज है जो यहाँ से चालू हुई थी, उसको किसी भी लोअर स्टेज पे रिडक्शन कर देना, किसी भी ग्रेड पे में नीचे ले जाना, लेवल जैसे आज की तारीख में कहते हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल, ये 2 जरूर ध्यान रखना है। और सर्विस कंडक्ट रूल में वो हमने क्या पढ़ा था, दिवालियापन, कर्जदारी कहीं हो जाए तो उस पर भी बर्खास्तगी का वो है। रेल सेवक पास की जो हम पास का दुरुपयोग करते हैं और सिद्ध हो जाता तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस है। ये कुछ सजेस्टिव पेनल्टीज हैं,
जो हम अपने सबऑर्डिनेट्स को बता सकते हैं। देखिए, सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को कड़क करने के लिए कड़क नियम भी बनाने होते हैं। तो जब तक हमारे कर्मचारियों को ये नियम नहीं मिला, तो आपसे कहूंगा कि सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, आप सभी अपने डिपो इंचार्जेस के रूप में अपने इनको बड़े, जो मैंने सर्विस कंडक्ट रूल 4 पेज में दिया है, चाहे तो आप ऊपर नीचे का हिस्से को आगे तो उसको फोटोकॉपी कराते हुए ध्यान कम करके बड़े फॉन्ट में लगा के चिपका दें वर्क प्लेस पे, और अपने एम्प्लॉइज से कहें कि भाई इनको पढ़िए और इसका अनुसरण कीजिए। तो देखिए, काम में इफिशियंसी, वो डरेंगे नहीं, आप उनको डरा नहीं रहे, उनको कहिए आपकी इफिशियंसी, तो आपसे गलती ना हो इसलिए आपको सचेत किया जा रहा, और गलती होगी तो क्या होगा, डीएनआर एक्शन होगा, बस खत्म। छोटी सी बात है। कंडक्ट रूल्स का वायलेशन होगा तो क्या होगा, डीएनआर होगा। डीएनआर रूल क्या होता है, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में किसी भी कर्मचारी को दोषी पाए जाने पर कोई भी एक पेनल्टी दे दी जाए। यही तो डीआर रूल है। अगर छोटा सा कोई आपसे पूछे कि डीआर रूल क्या है, खत्म, डीआर रूल इतना सही तो है, देखा जाए तो यही है। देखिए इतना सही। तो कोई पूछता व्हाट इज डीआर, यही तो डीआर है। द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल्स नोन एज डीआर इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द चार्ज ऑफिसर व्हेन इज ए प्राइमा फेसी फाउंड टू बी इंडल्ज इन इनडिसिप्लिन एंड वायलेशन ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल्स एंड ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन इज वो ओनली आफ्टर कंप्लीशन। आप देखिए, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीआर प्रोसीजर हैज लेट डाउन इन इट्स 31 रूल एनी वन ऑफ द पेनल्टीज कैन बी इम्पोज्ड। अब डीआर प्रोसीजर क्या है, इंक्वायरी करवाना है। अब इंक्वायरी कैसे, देखिए किसी को चार्जशीट देते हैं तो वो या तो लिख कर देगा, उसके जवाब से संतुष्ट हो तो कोई भी माइनर पेनल्टी दे दीजिए, अगर जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट कर दीजिए, दोष सिद्ध हो जाता तो मेजर दे दीजिए, खत्म। देखा जाए तो डीआर में इससे ज्यादा जानने लायक एक सामान्य शब्दों में कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत गहराई में अगर हम इसको समझते हैं तो अपने आप में एक विस्तृत और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो हम अभी 11:20 से चालू हुआ था। आप लोग कोई सुन रहे हैं, थोड़ा सा देर 15 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग? यस सर। 15 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं। एनीबडी एल्स प्लीज, कोई और भी बताएं? यस सर। जी सर। ताकि जी प्लीज, ताकि सर हम क्या होगा कि इसको 12:45 पे खत्म कर देंगे, 10 मिनट का गेप लेकर 1:20 तक वो वेलफेयर स्कीम तो छोटा सा हम कंप्लीट करेंगे प्लीज। चलिए, देखिए वैसे तो मैंने संक्षिप्त में डीएनआर क्या एक प्रोसेस है, लेकिन अब जैसे अभी इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझ लेते हैं 15 मिनट में, 12:45 तक। किसी ने पूछा आपसे, या कोई क्वेश्चन आया कि द रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966 जो पहले पढ़ा है वो किस पर लागू होता है? सभी रेल सेवकों पर लागू होता है। किसी ने पूछा डीएनआर किस पर लागू होता है, तो इसमें आंसर कुछ ऐसे बनता है, ये परीक्षाओं में प्रश्न आ रहा है बार बार क्लास 2 में, मैंने अभी देखे हैं कुछ पेपर्स, कि क्या आरपीएफ पे लागू होता है डीआर रूल। देखिए, दीज रूल शेल अप्लाई टू एवरी रेलवे एम्प्लॉय बट शेल नॉट, इन पे नहीं लागू होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है, आपको याद रहेगा। आरपीएफ पे किस एक प्रश्न था क्लास 2 में, क्या आरपीएफ पे लागू होता है, तो आंसर है नहीं लागू होता। ये आरपीएफ वाला ना जाने क्यों बार बार पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें, हो सकता है रिपीट हो आपके वहां पर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है और ये भी नहीं पूछा गया है। लेकिन आरपीएफ को इसलिए पूछा गया है कि कंफ्यूज होता है ना व्यक्ति की, आरपीएफ तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलवे कर्मचारी, उस पर तो लागू होगा ही। सामान्य तौर पे हमारा आंसर निकलता है यस, लेकिन देखिए परिभाषा है इसकी, इसमें लिखा हुआ है कि ये इन पे लागू नहीं होता। एनी मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, एनी मेंबर ऑफ आरपीएफ, एनी पर्सन फ्रॉम स्पेशल प्रोविजन इज मेड। इसको तो आप छोड़ दीजिए भाई, कोई स्पेशल प्रोविजन मतलब जिसको मना किया गया है। अब कौन सा मना किया गया ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। देखिए, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल के साथ साथ आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल बात करते समय तो कोई दायरा ही नहीं है, इतना याद रख भी नहीं पाएंगे और अभी आवश्यकता भी नहीं समझ रहा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये आरपीएफ पे सामान्य तौर पे लागू नहीं हो रहा है जो प्रश्न पूछा जाए। लेकिन आपको समझने के लिए कोई ये पूछे एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया, क्या ये हमारे सीनियर डीएसटी जब एएसटी में डायरेक्ट आ जाते हैं तो क्या वो ऑल इंडिया मेंबर्स नहीं होते? देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब होता है आईएएस ऑफिसर्स जितने भी होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। जब ये आईएएस कैटेगरी से जब इनके ऑप्शन के अनुसार इंडियन रेलवे सर्विसेज जिसमें सीआरबी भी पहुंचता है ऊपर तक, अब उसके अलग अलग मैनेजमेंट सर्विसेज आज की तारीख में बना दी गई है कि भाई रेलवे प्लान कर रही है कि बाहर से ना है, लेकिन अभी तक तो बाहर से किसी को सीईओ नहीं बनाया गया है, सारे रेलवे सेवक ही रहे। तो एनी मेंबर अदर देन रेलवे ऑफिसर्स ये किसी पे लागू नहीं होगा। अब आप पूछे साहब आरपीएफ पे क्यों नहीं लागू होता, क्या आरपीएफ गुनाह करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी? कोई भी पूछ सकता है, सामान्य बुद्धि की बात है। जी नहीं, हमारा जो डीएनआर प्रोसीजर है ना, वो सर्विस कंडक्ट रूल तो लागू होंगे, ध्यान दीजिए, सर्विस कंडक्ट रूल तो आरपीएफ पे लागू होंगे।
जो 1966 मैंने अभी चर्चा की है। लेकिन ये डी.एंड.आर, तो क्या आप कहेंगे साहब ये डी.एंड.आर लागू नहीं होगा, इसका क्या मतलब है कि आरपीएफ कोई गुनाह करेगा और उसे पेनल्टी नहीं? या आप देखिए मिलिट्री, आपने आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी, जब ऑनरेबल इसलिए कह रहे हैं कि हमारे सैनिक है जो हमारे देश को मजबूती प्रदान करते हैं और हमें एक सुरक्षित वातावरण दे रहे हैं। तो हमारी जो ऑनरेबल आर्मीज है ना, उनको उनके जो डी.एंड.आर प्रोसीजर है बहुत अलग और बहुत स्ट्रिक्ट होता है। इसी तरह आरपीएफ भी एक तरह की हमारी आर्मी है, प्रोटेक्शन फोर्स है, उनकी भी जो नियम है वो आरपीएफ प्रोसीजर है, उसके तहत उनको पेनल्टीज दी जाती है। पेनल्टीज तो डीआर की होती है, लेकिन उनका प्रोसीजर थोड़ा स्ट्रिक्ट है हमसे, लागू होता है लेकिन उनके थोड़े से प्रोसीजर सब्जेक्ट का हिस्सा है ना, वो पूछा जाता है। अब द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर एक्सक्लूड एनी क्लास ऑफ रिलीजन, ये तो लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति किसी को भी इंडिया नियम के अलग छोड़ सकते हैं। अब राष्ट्रपति क्या भारत के ऑनरेबल राष्ट्रपति, ऑनरेबल मैडम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी? नो 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 नो, ऐसा नहीं। माननीय राष्ट्रपति महोदया या महोदय कौन होते हैं रेलवे के केस में, मैं अभी आपको आगे लिखा हुआ आएगा, बता दूंगा। अब देखिए आपके लिए बहुत काम की चीज है, जो बहुत 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं सामान्य तौर पे। अब ये एक मैंने ऐसी टेबल खोली है जिसमें अनुशासन, ये सब आपको दे रखा है, आप रिपीट करेंगे जब भी। अनुशासन अपील नियम, जिसको डी.एंड.आर का हिंदी वर्ड है ये। डी.एंड.आर कौन कर सकता है? अब आप सीनियर सुपरवाइजर से, पहला कॉलम है किस कर्मचारियों पे डीआर ली जा सकती है, कौन ले सकता है, आपके बाद उसकी अपील कौन देखेगा और अपील के बाद उसका रिवीजन कौन देखेगा। 3 स्टेज होती है डी.एंड.आर में। सबसे पहले चार्जशीट देने वाला, जिसको हम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कहते हैं, और चार्ज उसके बाद वो संतुष्ट नहीं है उसकी पेनल्टी से तो अपील करता है, उसको ए अपीलेट अथॉरिटी कहते हैं। और उससे भी संतुष्ट नहीं है तो 45 दिनों की समय सीमा, चार एनआईपी के बाद भी 45 दिनों की, आगे लिखा हुआ है सब कुछ, और रिवीजन भी 45 दिनों की समय की वो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को कर सकता है। मान लीजिए सपोज आपके अंडर में स्टाफ काम कर रहा है, इसमें लिखा है ऑल स्टाफ हु आर 3 ग्रेड पे बिलो, आप सीनियर सबऑर्डिनेट या सुपरवाइजर्स इंचार्ज कहलाते हैं, सभी एसएससी या कोई जेई कहीं का इंचार्ज हो सकता है, लेकिन अब सीधे एसएससी की बात करते हैं। तो एक सीनियर सबऑर्डिनेट मतलब आप सभी या हम सभी जो भी बात करें, आपसे 3 ग्रेड पे नीचे, मतलब आपका लेवल मान लीजिए एमएससीपी इसमें काउंट नहीं होता सामान्य तौर पे, लेवल 7 है मान लीजिए आपका, तो लेवल 7 से नीचे चलो, लेवल 6 को छोड़ दो, लेवल 5 को छोड़ दो, लेवल 4 को छोड़ दो, तो 3 लेवल छोड़ दिए, 3 ग्रेड पे छोड़ दिए आपने। अब लेवल 3 to 1 मतलब 1800, 1900 और 2000 या जो भी 2400 आता है, इन तीनों को आप चार्जशीट दे सकते हैं, लेकिन माइनर दे सकते हैं, मेजर नहीं दे सकते। बहुत क्लियर है। आपके ऊपर आपकी अपील को, वो अपील आपके एडीएसटी को मैंने देखिए स्पेसिफिकली मॉडिफाई करके आपके लिए बना दिया है कि इसको एडीएसटी आपकी अपील को देखेगा। एडीएसटी अगर उससे भी संतुष्ट नहीं है तो डीएसटी आपकी अपील को देखेगा। अब आप देखिए, अब मान लीजिए आपने तो 3 ग्रेड पे बिलो, आपके अंडर में तो 2400 भी काम कर रहा है, 2800 भी काम कर रहा है, 4200 भी काम कर रहा है, तो 2400 को चार्जशीट देने की बात आई तो आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि इसने ये वायलेशन किया है, छोटा मोटा कोई है, तो आप उसको एएसटी से इसको चार्जशीट दिलाएंगे और फिर वो डीएसटी को अपील करेगा, सीनियर डीएसटी उसको फाइनल रिवीजन अगर आवश्यकता होगी तो करेगा। फिर 2800 कोई एमसी 2800 आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो होता है, उसको डीएसटी चार्जशीट दे सकता है, उसको नीचे वाला कोई नहीं दे सकता। और इसी तरह सीनियर डीएसटी को रिव्यू करेगा, एडीआरएम को रिवीजन कर लेगा, अपील करेगा सीनियर डीएसटी को, और 4200 जो आपका जेई होता है और जिसमें हम आप भी शामिल हैं, 4200 एंड अबो एसएससी, चाहे वो एमएससीपी पे 4800 भी ले रहा हो, सभी को चार्जशीट देने का प्राधिकार सीनियर डीएसटी को है। और सीनियर ये जितने भी चार्जशीट देने का प्राधिकार है, यहाँ ये हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी होता है, जे ग्रेड ऑफिसर हमें अपॉइंट भी करता है। इसका मतलब जरूरत पड़ती तो कंपल्सरी रिमूवल की पेनल्टी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही दे सकता है। ये भी एक प्रश्न होता है कि कंपल्सरी रिमूवल की पेनल्टी कौन सी प्राधिकारी दे सकता है, तो आपका आंसर होगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और यहाँ हमारी 4200 ग्रेड पे की अपॉइंटिंग अथॉरिटी सीनियर डीएसटी होता है, 4600 की भी वही होता है। तो ये एक टेबल है जिससे आप इस पावर को समझ सकते हैं कि कौन चार्जशीट देता है। देखिए, द प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट डीए, चार्जशीट देने वाले को कहते हैं डीए, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। माननीय राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकारी होते हैं,
वो किसी को भी चार्जशीट दे सकते हैं, चेयरमैन सीईओ को भी दे सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति कौन है, मैं आपके मन में थोड़ा सा उत्सुकता जाहिर कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ। राष्ट्रपति जैसे ही आगे आएगा आपको पढ़ के बताऊंगा और देख के बताऊंगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको ध्यान रहेगा हमेशा कि राष्ट्रपति किसको कहते हैं। वैसे आप लोग अधिकांश लोग जानते होंगे कि हमारे रेलवे के राष्ट्रपति कौन होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लीज। देखिए, आपने जो भी अभी हमने देखा कंडक्ट रूल का वायलेशन हुआ तो किसी भी एम्प्लॉय को चार्जशीट दे दी, इसको सस्पेंड कर दिया, तो कोई ऐसे सिंपल से कागज पे तो लिख कर नहीं दे देंगे। अब मान लीजिए आप बेहतर लिखते हैं, कोई और थोड़ा सा पुअर लिखता है, तो सब अपनी अपनी भाषा में उसको लिख कर दे देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसलिए रेलवे ने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिए कि आप जो भी एक्शन लेंगे उसकी भाषा यही होना चाहिए। कोर्ट में वकील की जरूरत क्यों पड़ती है? हम अपना कोर्ट, क्या आपसे कोई पूछे, मैं ऑफ द लाइन बात करता हूं, अगर वकील कोर्ट में हमें अपना केस लड़ना पड़ा तो क्या हम लड़ सकते हैं? आंसर होगा जी हाँ, लड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी। लेकिन माननीय जज महोदय के सामने जो प्रेजेंट किया जाएगा टेक्निकल, क्योंकि जज क्या देखते हैं, वो व्यवहारिकता पे हमारा डिसीजन नहीं देते, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और इंक्वायरी को देखते हैं। ऑनरेबल जजेस होते हैं ना, उनके चेहरे पे पट्टी जो हमारे माननीय न्यायालय में बनी रहती है, उसका मतलब ये है कि आदमी को देखकर डिसीजन नहीं दिया जाता है कि हम रोने लग जाएंगे, साहब गरीब है, अमीर है, हमें माफ कर दो, नहीं। वो पट्टी बांध के मतलब अंदर ही अंदर पूरा स्पष्ट व्यू बनाते हैं कि इसकी गलती क्या है, इसकी जांच की रिपोर्ट क्या है। तो माननीय न्यायालय या ऐसी सभी जगह या किसी भी कर्मचारी को कोई भी ऑर्डर देने के लिए कोई स्टैंडर्ड भाषा होनी चाहिए। तो रेलवे ने एक भाषा बना दी, उन्हीं भाषाओं को फॉर्म कहा गया, स्टैंडर्ड फॉर्म, भाषा मानक फॉर्म उसकी, ताकि लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग ना करें। अब देखिए अब आपके लिए यहाँ क्वेश्चन बनता है, अभी किसी को सस्पेंशन करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? SF1। डीम्ड सस्पेंशन कब करते हैं? आगे आ रहा है। सामान्य तौर पे जब कोई व्यक्ति 48 आवर्स से अधिक जेल में रह ले और बाद में सूचना मिलती है तो उसको बैक डेट से सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके लिए SF2 का प्रयोग करते हैं। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं अच्छी तरह से प्लीज? यस सर। वेरी गुड, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। नंबर 3 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आपके पास है, लेकिन बहुत मैं इसको दोहरा रहा हूं कि SF1 और SF2 के बारे में आपसे सामान्य तौर पे परीक्षाओं में पूछा जाता है, बाकी 3 के बारे में पूछते नहीं। फिर भी यही है कि जब किसी को सस्पेंड कर देते हैं तो वो लिख कर देता है कि साहब मैं कहीं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, वो इस फॉर्म पे लिख के रहता है, उसको SF3 कहते हैं। जब वो लिख कर देता है तभी उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस, मतलब निलंबन के बाद जो हाफ पेमेंट मिलती है, वो इस फॉर्म 3 नंबर के देने के बाद मिलती है। किसी कर्मचारी को सस्पेंशन से वापस ड्यूटी पर बुलाना होता है तो अंग्रेजी में उसको रिवोकेशन कहते हैं, और उस रिवोकेशन के लिए फॉर्म नंबर 4 उपयोग किया जाता है। जब किसी को, वो हमने बताया था ना पेनल्टी 2 प्रकार की, लेकिन टोटल पेनल्टी 9 में, देखिए बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आपके जहन में फिट हो जाए। 9 में से जो मेजर पेनल्टीज होती है उसको देने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कहा कोई कुछ भी कागज पे कुछ भी टाइप कर दे, नहीं ना। इसलिए कोई पूछे कि मेजर पेनल्टी चार्जशीट के लिए फॉर्म क्या है। अब इसको चार्जशीट क्यों कहते हैं? चार्जशीट इसलिए कहते हैं कि आरोप लगाया है, अभी दोषी नहीं हुआ। चार्ज का मतलब आरोप होता है। हम भारत कोई किसी को भी चार्ज लगा दे, हमें नाराज, जैसे कई बार कोई चार्जशीट दे देना तो हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। अभी तो चार्ज लगा, देखेंगे इंक्वायरी पे प्रूव हो। कई बार हमारे कर्मचारी बड़े दुखी हो जाते हैं चार्जशीट, उनको कहिए देखिए सरकारी प्रोसीजर है, कुछ ना कुछ एक्शन तो ली जाएगी, लेकिन अगर आप दोषी नहीं पाए गए हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे हम अपने कर्मचारियों का मन जीत लेते हैं। नहीं तो कर्मचारी चार्जशीट दे दी तो वो अपने आप को बड़ा गुस्सा भी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो चार्जशीट का मतलब है आरोप पत्र, आरोप लगाया। आरोप सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, संविधान है ना, नागरिक है, हमें कुछ ना आरोप लगा दिया तो बुरा नहीं मानने का। हम अपने सबऑर्डिनेट को सिखा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मेजर पेनल्टी के लिए 5। जब इंक्वायरी वगैरह होती है तो क्या होता है, जब चार्जशीट देते हैं किसी को तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी लगा देते हैं। अब कोई पूछता भी मेजर पेनल्टी के कितने पार्ट में, उसमें 4 पार्ट होते हैं। उसमें सबसे पहले तो आरोप लगाया जाता है, फिर दूसरे में आरोप डॉक्यूमेंट के साथ लगाया जाता है, तीसरे में फिर उसके डॉक्यूमेंट रहते हैं, उस किस आधार पे लगाया गया, और चौथा पार्ट रहता है गवाह कौन कौन से रहते हैं। तो मेजर पेनल्टी के 4 भाग में बनाई जाती है। उसके फॉर्म में 4 पार्ट्स होते हैं उसमें, और उन पार्ट में अगर जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसका इंस्पेक्शन करने का जो चार्ज एम्प्लॉई उसको अधिकार है। मान लो उसको ओरिजिनल देखना है तो वो मांगता है, लेकिन जो चार्जशीट जारी करने वाला मना कर देता, भाई ये संबंधित, इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं, जो दे दिया है वो आपको सफिशिएंट है, तो वो इस फॉर्म पे लिख कर देगा। अब जब जांच करवानी हो ना, कोई भी मेजर पेनल्टी देते हैं तो इंक्वायरी ऑफिसर
पूरा बनाया जाता है, वो प्रॉपर सिस्टम से इंक्वायरी करता है। पहले वो कैसे करेगा मैं अभी लास्ट में बहुत ब्रीफ करूंगा आपको। तो SF7 एक विजिलेंस केसेस वगैरह होते हैं ना, अभी थोड़ा समय कभी कम है, नहीं तो विजिलेंस केसेस क्या होते हैं हम आपको बताएंगे। विजिलेंस केसेस में जिस तरह से इंक्वायरी ऑफिसर होता है, एक तरह से एक अपॉइंटिंग प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी नॉमिनेट किया जाता है। फॉर्म नंबर 9 हटा दिया गया है, कुछ अलग फॉर्म था। एंड कॉमन प्रोसीडिंग, मान लो ऐसी कोई घटना हो गई जिसमें ADST भी इन्वॉल्व है, SSC भी इन्वॉल्व है, टेक्नीशियन, तीनों को एक ही तरह का ऑफेंस लग रहा है, तो उसको SF10 देते हैं। ये ना तो माइनर है ना मेजर, इसको कॉमन प्रोसीडिंग में चार्जशीट देते हैं। और कॉमन, जैसे यहाँ SF7 कोई प्रश्न पूछता है कि इंक्वायरी ऑफिसर किससे नॉमिनेट होता है, SF7 से। तो कॉमन प्रोसीडिंग में ऐसा सामान्य तौर पे आप लोगों से, क्योंकि ये थोड़ा अंदर की डीप बातें हैं, नहीं पूछते, पर जानकारी के लिए कि कॉमन प्रोसीडिंग में 10A में अपॉइंटिंग ऑफिसर, 10B में प्रेजेंटिंग ऑफिसर। और SF5 जैसे मेजर पेनल्टी के लिए था, इसलिए माइनर पेनल्टी के लिए SF11। आपको 4 चीजें ध्यान रखना है कि सामान्य तौर पे SF1 सस्पेंशन के लिए, SF2 डीम्ड फॉर सस्पेंशन के लिए, 5 मेजर के लिए और 11 माइनर के लिए। 4-5 चीजें आपको ध्यान रखना है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और देखिए 12 का नाम कभी आपने सुना होगा। SF लोग कहते हैं केवल SF11 तक होता है, 12 नहीं होता। अब ये इंक्वायरी करना इतना ज्यादा अभी आपको अंदर नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा स्लिप ऑफ माइंड होता है। तो 12 की हम बात करते हैं। देखिए कोई कर्मचारी सामान्य तौर पे रिटायर हो जाता है ना, तो रिटायर होने के बाद सामान्य तौर पे वो रेलवे कर्मचारी तो है नहीं, रेल सेवक तो है नहीं, रिटायर्ड रेल सेवक है। तो ऐसे कर्मचारियों को, या उसके पहले देखिए नियम 12 की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर रिटायर की थोड़ा बाद में लेते हैं, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से होता है। जैसे कोई कर्मचारी किसी झगड़े फसाद में या कोई आरोप, उसको बाहर का क्रिमिनल, मान लीजिए ऐसा ना हो किसी के हाथ से, लेकिन किसी को कुछ घटना दुर्घटना, किसी को शारीरिक नुकसान कर दिया, मर्डर कर दिया वगैरह वगैरह, जो भी हो, मीन्स हम इसको कंसेप्ट नहीं बनाते, लेकिन फिर भी उसमें अब कोई कोर्ट उसको सजा दे देती है कि भाई इसको उम्र कैद की सजा दे दी, ऐसा मान लो किसी के साथ कर दिया। तो जब कोर्ट ने उसकी जांच कर ली है, तो रूल 14(1) के तहत जब कोई कर्मचारी किसी क्रिमिनल केस में दोषी पाया जाता है, तो उस कर्मचारी को बिना जांच किए एक नोटिस थमा दिया जाता है। 15 दिन बाद जो जवाब आता है उस पर विचार करके उसको रिमूवल, डिसमिसल या रेल सेवा से बर्खास्त या जो भी उसके लिए उचित मेजर पेनल्टी होती है उसको दे देते हैं। अब आप कहेंगे साहब उसने तो उम्र भर की कह देते, क्या इंक्रीमेंट रोक सकते हैं? एक सिली क्वेश्चन है, बट दिस इज नॉट ए रियल क्वेश्चन। इंक्रीमेंट रोकने वाली बात कब होती है? जब रेल सेवा में हो। जब वो रेल सेवा में रहेगा ही नहीं तो इंक्रीमेंट क्या है? या तो उसको रिमूव करो या डिसमिसल करो, है ना। कंपलसरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंपलसरी रिटायर तब कर सकते हैं जब सर्विंग करता होगा। तो ऐसे में डिसमिसल या रिमूव कब जाता है? आपसे पूछे रूल 14(1) क्या होता है, उसमें लिखा रहेगा ऑप्शन, आपको पढ़ के बस ABC देना है। ये उसमें ये होगा कि जब किसी कर्मचारी को माननीय न्यायालय के द्वारा दोषी पाया जाता है तो रूल 14(1) के तहत उसको डिसमिसल, बर्खास्त किया जाता है। 13, किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को सामान्य तौर पे हम चार्जशीट नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑफेंस, जैसे मान लो 2023 चल रहा है, अभी चल रहा है मई, मान लो कोई कर्मचारी ने 2019, 20, 21, 22, 2020 में कोई गुनाह किया था और 23 चल रहा, अब मालूम चलता है ये तो उस कर्मचारी की दोषी थी, वो तो रिटायर हो गया। तो ऐसा कर्मचारी जिसने 4 साल पहले कोई घटना की है और रिटायरमेंट के 4 साल पहले की कोई घटना है, तो उसको चार्जशीट दी जा सकती है। ध्यान रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई कहता है रिटायर होने के बाद कोई क्या करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। भाई हम कुछ ऑफेंस कर दिया, रिटायरमेंट के बाद हमें कोई चार्जशीट तो नहीं दे सकेगा, नहीं। रूल 13 के तहत माननीय राष्ट्रपति से उसकी अनुमति लेते हैं कि भाई इसको चार्जशीट देना है। और ये जो रूल, ये फॉर्म नंबर 14 है, फॉर्म नंबर 13 पे राष्ट्रपति महोदय को एक लिस्ट का ही फॉर्म जाता है, उससे राष्ट्रपति जी से अनुमति लेते हैं। फॉर्म नंबर 14 एक चार्जशीट है, जैसे SF11 माइनर है, SF5 मेजर है, तो SF14 जो है रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए चार्जशीट है। कोई आपसे सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कि रिटायर्ड एम्प्लॉय को उसके द्वारा किए गए कितने साल के गुनाह पर दी जा सकती है, तो 4 साल उसकी सेवा में, रिटायरमेंट के 4 साल के अंदर 4 साल के पहले जो गुनाह किया उसको चार्जशीट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए माननीय राष्ट्रपति से अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति मतलब भारत के राष्ट्रपति नहीं, फिर दोहरा रहा हूं, आप उत्सुक रहिए कौन है मैं बताऊंगा। और इसको SF14 चार्जशीट का फॉर्म, ये यहाँ सब जो मैंने बोला ना, ये अब देखिए आ गया आपका प्रश्न का उत्तर। ये देखिए, सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए आरोप पत्र किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध उसके द्वारा दिए गए दुर्व्यवहार, अनियमितता या अन्य किसी आरोप के लिए जो कि घटित घटना के 4 वर्ष के अंतर्गत हो, जो मैंने आपको बताया, के विरुद्ध अनुशासनीय नियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी कार्रवाई करने से पहले माननीय राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन आवश्यक है। अब देखिए,
ये आपसे प्रश्न पूछा जा भी सकता है, ना भी, लेकिन भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट। और राजपत्रित कर्मचारियों के प्रकरण में रेल राज्य मंत्री माननीय राष्ट्रपति जी की शक्तियों का उपयोग करते हैं। आई थिंक आप सुन पाए मेरे इस शब्द को स्पष्ट रूप से? कोई आंसर दे प्लीज। यस यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग है कि राष्ट्रपति कौन होता है नॉन गजेटेड के मामले में? रेल राज्य मंत्री। मतलब रिटायरमेंट के बाद अगर राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, मतलब राज्य मंत्री की अनुमति चाहिए उस पे। आप बोलेंगे रेल राज्य मंत्री की अनुमति, वो सब फॉर्म होते हैं, जर्नल के थ्रू जाता है, केस बन के पूरा सब अथॉरिटी उसको देखती है। तो अब गजेटेड नीचे देखिए, एवं राजपत्रित कर्मचारियों के प्रकरण में केंद्रीय रेल मंत्री माननीय राष्ट्रपति जी की शक्तियों का उपयोग करते हैं। मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनको रिटायरमेंट के बाद चार्जशीट देना है या कट इन पेंशन वगैरह करना है, आजकल तो कट इन पेंशन का रिवाइज हो गया है, लेकिन कट इन पेंशन करना है तो माननीय राष्ट्रपति के रूप में, गजेटेड ऑफिसर के रूप में कौन होता है? रेल मंत्री। ये क्वेश्चन बड़ा ताजा हालांकि ये कंसेप्ट पुराना ही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं तो आप ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रपति गजेटेड ऑफिसर, क्योंकि आप गजेटेड बनने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग गजेटेड बने, मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आप सभी से आशा की जाती है कि ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रपति सामान्य तौर पे जरूरत ना पड़े, लेकिन पूछा जा सकता है कि गजेटेड के कैडर में प्रेसिडेंट कौन? माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी, और नॉन गजेटेड में माननीय रेल राज्य मंत्री। अभी हमारे 2 रेल राज्य मंत्री हैं और 1 रेल मंत्री जी हैं। ये भी क्वेश्चन वैसे एलडीसी में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। रेल मंत्री जी कौन है हमारे? श्री अश्विनी वैष्णव जी। और रेल राज्य मंत्री मैडम दर्शना जरदोश जी हैं, और एक श्री राव दादा साहब राव पाटिल साहब है। 2 रेल राज्य मंत्री हैं। आप थोड़ा सा इनको और अपडेट कर लीजिएगा। हमारे रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, और अनिल कुमार लोहाटी जी हमारे चेयरमैन सीईओ। उनका पूरा डेजिग्नेशन आप स्पष्ट ध्यान दीजिएगा, पहले सीईओ लगाते हैं, उसके बाद सीआरबी लगाते हैं। सीईओ एंड सीआरबी हमारे श्री अनिल कुमार लोहाटी जी हैं। और हमारे रेलवे बोर्ड के कितने मेंबर्स हैं आज की तारीख में? जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है, क्योंकि एलडीसी में आता है। 4 मेंबर्स हैं। सीआरबी एक चूंकि चेयरमैन है। 4 मेंबर कौन कौन से? मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मिस्टर आर.एन. सुनकर हैं। मुझे जो याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा अगर कुछ करेक्शन हो तो प्लीज देख के कर लीजिएगा। चेयरमैन मिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर मिस्टर आर.एन. सुनकर, जो डीआरएम रतलाम रहे हैं, पहले से वेस्टर्न में ही रहे हैं। और मेंबर O&B ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, जिसे कॉमर्शियल की शक्तियां प्राप्त है, वो एक मैडम है, मैडम जया वर्मा सिन्हा है। और एक मेंबर फाइनेंस है, मैडम अंजलि गोयल जी हैं। और एक और है मैडम, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मेंबर फाइनेंस हो गया, और मेंबर O&B हो गया, और एक और मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टार्ट TRS, एक कोई मिस्टर राजीव कुमार, ये नाम थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, इसको चेक। ये 4-5 आप याद रखिएगा। नवीन गुलाटी सर जी, नवीन गुलाटी सर। हाँ, मिस्टर नवीन गुलाटी, यू आर राइट प्लीज। तो ये कभी एलडीसी में पूछ सकते हैं, बिकॉज जनरल नॉलेज भी आता है। और ये देखिए एनआईपी शब्द है ना, ये मैंने लिख दिया है कि जो पेनल्टीज हैं थी, कभी कोई वैसे आपसे पूछेगा नहीं जो माइनर पेनल्टीज किस नियम के तहत दी गई, तो नियम 6 में दी गई डीएनआर के, क्योंकि डीएनआर के 31 नियम्स होते हैं। सामान्य तौर पे पर्सनल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं पूछा जाता, फिर भी उसका स्पेसिफिक फॉर्म होता है। एनआईपी का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ ए पेनल्टी। अब देखिए बहुत संक्षिप्त में आपके पास लिखा हुआ है, किसी को चार्जशीट दे देते हैं तो उससे 10 दिन में उसको डिफेंस देना होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट मांगता है तो 15 दिन में वो इंस्पेक्शन करने की उसको अनुमति देते हैं, और उसके बाद जब वो इंस्पेक्शन कर लेता है तो 10 दिन फिर उसको डिफेंस बनाने के लिए समय दिया जाता है। अपील 45 दिनों के अंदर की जा सकती है, कब से? एनआईपी देने के बाद से। और रिवीजन पिटिशन जो नेक्स्ट आया है उसको 45 डेज के दिन किया जाता है। निलंबन, ये थोड़ा सा आप समय को देखते हुए इसको पढ़िएगा कि ये एक क्वेश्चन है, पढ़ने पे आप बहुत क्लियर कर लेंगे कि एक रेल कर्मचारी को किन किन परिस्थितियों, किस किस परिस्थिति में सस्पेंड किया जा सकता है, और डीम्ड सस्पेंशन कैसे किया जाता है। वो ये जरूर आप थोड़ा अपने नॉलेज के अनुसार पढ़िएगा। ये क्वेश्चन बनता भी है और पर्सनल का है, नहीं भी बनता, लेकिन आपके पूरे एंटायर सेवा काल में काम आएगा कि निलंबन के दौरान कौन कौन सी सुविधाएं दे होती है और कौन कौन सी सुविधा नहीं। ये मैंने स्पेशली ढूंढ के छाट के एक चीज आपके लिए लिखी है, ताकि आपके व्यवहारिक डे टू डे डीलिंग में भी काम आए, परीक्षाओं में भी काम आए।
कौन कौन सी सुविधाएं दे नहीं है स्पेशल, ये क्वेश्चन आपके विजिटेड में जरूर बनता है कि भाई निलंबन के दौरान ये जैसे पदोन्नति वगैरह तो नहीं, इसमें से ये पूछ देते हैं कि क्या ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है, नहीं भेजा जा सकता। ये जैसे ट्रेनिंग सेंटर में आप अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं तो सस्पेंडेड व्यक्ति को अब कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या ऑनलाइन ट्रेनिंग में लिया जा सकता है, तो जब भेजा ही नहीं जा सकता तो नहीं लिया, ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं। लेकिन ऑनलाइन तो थोड़े समय की बात है, आई होप कि बाद में ये वापस ऑफलाइन हो जाए, लेकिन प्रश्न यही कि ट्रेनिंग में नहीं भेज सकते। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान है, और ये पेनल्टीज मैंने आपको बताई है अभी। और 3 लेवल होते हैं, डीए, अपील, रिवीजन, पिटीशन, ये भी मैंने आपको बातों बातों में बताया है। और ये आखिरी पैरा है, किसी से पूछते हैं कि इंक्वायरी कैसे की जाती है, क्योंकि जब कभी आपको नेक्स्ट परीक्षाओं में अभी ये नहीं पूछा जा रहा है इंक्वायरी प्रोसीजर, क्योंकि जब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था तब जरूर पूछते थे, लेकिन अभी डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव में बस सिर्फ इतना पूछ देते हैं कि किस रूल के तहत इंक्वायरी की जाती है, तो रूल नंबर 9, और किस रूल के तहत आपका पेंशन में कटिंग, तो पेंशन मैनुअल के 9 के तहत कटिंग पेंशन की पेनल्टीज दी जाती है। तो आई होप कि ये D&R प्रोसीजर में मैंने पूरा किया है। बाकी जो स्टाफ वेलफेयर स्कीम है वो बहुत छोटा टॉपिक है, मैं 2-3 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लेकर, थोड़ा सा लगातार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, 5 मिनट के ब्रेक लेकर, अभी 5 की देर है, 1 बजे हम फिर वापस कंटिन्यू करेंगे, और उसको मैं सम अप करके फिर लास्ट 5 मिनट बचेगा, हम थोड़ा सा आपकी क्वेरीज होगी, नहीं तो मैंने बताया कि आप अपनी क्वेरीज को कभी भी मुझे फोन